विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। बल तथा गति के नियम, यह हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हमारा सेशन है जिसमें हम गति के तृतीय नियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने दो लॉस ऑलरेडी पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। आज जो तीसरा नियम है ये क्या है, चलिए बुक खोल के समझते हैं इसको। गति का तृतीय नियम समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे पहले जो हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो पढ़ा था, उन जो दो लॉ पढ़े उससे हमें एक चीज ये पता चलती है कि जो हमारा गति परिवर्तन के लिए जो बल जो हम एक करते उसका जिसका यूज करते हैं, जो बल हम प्रयुक्त करते हैं, वो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। या अगर हम कहें कि किसी की गति की परिवर्तन में को करने के लिए हम किसी एक बल का उपयोग करते हैं। और हमने ये भी देखा कि इनसे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है, कि जो हमने फॉर्मूलेस देखे थे, याद है आपको? जरा लिखिए अपनी कॉपी में दोनों। F इजिकल टू ma, वेरी गुड। दूसरा a हटाएंगे, क्या आ जाएगा? F इजिकल टू m v माइनस यू अपॉन टी, है ना? ये बार बार बोलते रहे, आपको याद हो जाएगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो अब जो हम देखते हैं तीसरे नियम के अनुसार, अब देखिए क्या है तीसरा नियम। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है और ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा के विपरीत होते हैं। तो अगर देखें, ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, ये इस पे बल लगाएगी। आप जरा अपना हाथ ऐसे करें, ये दोनों ऐसे ही करिए। तो आप सोच रहे हैं कि आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड को मार रहा है। तो ऐसा है कि खाली लेफ्ट हैंड पे चोट लग रही है या आपको राइट हैंड पर भी लग रहा है? यही बात है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो जो दूसरी वस्तु है वो भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाती है। और जो बल होते हैं, इनका जो परिमाण होता है ये सेम होते हैं, लेकिन इनके डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। तो देखिए, ये इधर लगा रही है, ये इधर लगा, डायरेक्शन इनके दिशा विपरीत है लेकिन समान बल। तो इसलिए आप कभी देखते हैं कि अगर आपने दीवार को कस के एक टच करा है, मतलब कहें एक पूरा हिट करा है, तो जब आप दीवार पे कस के एक वो करते हैं तो आपके भी ऐसा नहीं है कि दीवार को कुछ नुकसान पहुंचता है, आपके हाथ पर भी चोट लगती है। तो यही है कि इसका अर्थ क्या है कि बल सदैव युगल रूप में कार्य करता है। तो ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते, बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। जैसे अगर हम देखें फुटबॉल के खेल में, हम जो होता है गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो अरे हिट कर रहे हैं, हम दूसरे से क्यों टकरा रहे हैं? लेकिन क्या है, जब हमने बॉल पर एक फोर्स दिया तो बॉल भी रिवर्स हम पर एक फोर्स डालती है जिससे हम टकरा जाते हैं। तो और इस कारण क्या होता है, दोनों खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता। कोई अगर हम कहें कोई एक अकेला बल कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो बल होते हैं वो सदैव युगल रूप में कार्य करते हैं और इन दोनों विरोधी बलों की क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहलाता है। तो ये जो तो हम जो कह रहे हैं बल है वो क्या है, ये जो अगर कहें तो ये जो एक बल और जो दूसरा एक बल लगाने से जो दूसरा एक और बल लग रहा है, उस वो जो एक उसका जो नेट है वो हम कहते हैं वो बल कहलाता है। अब जैसे अगर हम ये देखें कि हम दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा इसमें आपके ये देखिए, ठीक है, ये जुड़ी हैं।
तो यहाँ पे जो तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है, और जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम ये पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा ये जो ए तुला है ये हम कंट्रोल कर रहे हैं, और जो बी तुला है ये इसके साथ दीवार से अटैच्ड है। लेकिन हम जितना इस पर इस तुला पे फोर्स लगा रहे हैं, ये तुला उतना ही इस पर फोर्स लगा रही है। सो इस प्रकार क्या है, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ यही चीज आपको बता रहे हैं कि जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? तुला ए द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त बल तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण के में समान है, लेकिन इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो विपरीत है। यहाँ पे क्या है, ये इस पर बल लगा रहा है तो आपका इधर डायरेक्शन गया, और बी ए पर बल लगा रहा है तो इधर गया। तो ये देखिए, इन दोनों बलों में कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कर रहा होता है। अब ये हमें देखना है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ पर आके इसको हिट कर रहे हैं तो ये तो हमारी क्रिया हुई, लेकिन अब जब इस पर जो चोट लग रही है वो प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि जब हमने इधर बल लगाया तो यहां से अब प्रतिक्रिया करके बल इस पर आया। तो ये गति का तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा, एक दूसरे वे में हम बोल सकते हैं, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसी के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक टू एवरी एक्शन, ये जो एक्शन हो रहा है इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। तो उस जितना हमने ये बल लगाया उतना ही बल लगेगा। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अपोजिट मीन्स जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो जैसे हम दीवार को एक हिट कर रहे हैं तो हमारा फोर्स जो बल है वो दीवार की तरफ गया। अब दीवार से जो हम पर आएगा वो हमारी प्रतिक्रिया होगी। दीवार पे हाथ मार रहे हैं ये हमारी क्रिया है, दीवार से जो हम पर फोर्स आ रहा है वो प्रतिक्रिया है, और डायरेक्शन अलग है। दीवार ऐसे और दीवार की तरफ जो हमारा जा रहा है वो ये डायरेक्शन है, दीवार से जो हम पर आ रहा है वो ये डायरेक्शन। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं पर एक साथ कार्य करते हैं। अब जैसे हम देखते हैं कि अगर आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, इसके लिए एक बल की आवश्यकता होगी। आप अपना होता है ना कि जब हम बीमार होते हैं हम कहते हैं हमारे अंदर तो इतनी ताकत ही नहीं है हम चल सके, तो कुछ अगर हम वॉक भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एक बल लगाना पड़ता है। तो द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। और ये कौन सा बल है, ये जब हम चल रहे हैं तो हम पेशीय बल का उपयोग कर रहे हैं जिससे हम चलते हैं। तो अब जो एक और आपके सामने प्रश्न आ रहा है, क्या ये बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? तो जो हमारा पेशीय बल है, तो जिस दिशा में हम आगे चल रहे हैं क्या हमें वही एक बल उसी दिशा में होता है? तो इसका अर्थ है नहीं। हमें नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे हम धकेलते हैं, और सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप चलते हैं। तो जब हम पैर हमने करा तो हमने धरती पर एक बल लगाया, और धरती से हमारे पास एक और वो जो होता है ये देखिए, इसको मार्क कर लीजिए। पहले हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं, और तो हमारा जो बल लगता है ये देखिए ना, हम आगे थोड़ी, हम पैर को कैसे होता है
आगे करा, फिर हम क्या होता है, हम उसको पीछे लेकर जाते हैं, तब दूसरा स्टेप आगे आता है। तो यही है कि हम पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं, और जो पृथ्वी जो सड़क है वो आपके पैर पर जितना बल हमने उस पर रखा है उतना ही हमें वापस प्राप्त होता है, और इसके प्रभाव से हम आगे। और दूसरी जो एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये तो हमने जान लिया है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा एक समान होते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी है कि ये इनका अगर जो हमने देखा तो जो फोर्स हम लगा रहे हैं वही फोर्स हमें वापस मिल रहा है, ये तो पॉसिबल है। लेकिन ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न कर सके, नहीं कर सकते हैं। तो ये जो त्वरण जो इसके कारण जो उत्पन्न होती है वो एक समान नहीं होती है। तो बल एक समान होता है लेकिन त्वरण समान नहीं होती है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान में जब इफेक्ट आएगा तो इसका अर्थ है उनके त्वरण पर भी इफेक्ट आएगा। जैसे अगर हम देखते हैं कि बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में, तो जो हम जब बंदूक द्वारा एक ये जो गोली पर हम एक आगे की ओर बल जो लगाते हैं कि हम एक पुश करते हैं, तो वो हमें जब हम एक बंदूक चलाते हैं तो जितने फोर्स से हम चलाते हैं कि गोली आगे जाए, हमें उतना ही पीछे एक धक्का लगता है। तो अगर आपने शूटिंग करनी सीखी होगी तो आपको बताया जाता होगा कि कैसे करें, कि ये नहीं है कि आप पीछे जाके गिरें, क्योंकि बंदूक क्या होता है ये भी पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। और और दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि बंदूक का जो द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए जो बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। तो यहाँ ये चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। और ये आप कहेंगे ये ऐसे कैसे, क्योंकि हमने देखिए F इजिकल टू एम है ना, लेकिन जब हम m और a मास द्रव्यमान और एक्सीलरेशन का जब हम रिलेशन देखते हैं तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। अगर हम m को दूसरी साइड में ले जाएंगे m इंटू a, तो जब a अगर हम इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो m इज इक्वल टू 1/a। तो इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो मास ज्यादा है तो एक्सीलरेशन कम होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा है तो मास कम होगा, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। तो एक नाविक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में क्या होता है, तो अगर हम गति का तीसरा नियम देखें तो जब एक नाविक नाव से आगे कूदता है तो नाव पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल नाव को वो क्या करता है, वो पीछे की ओर धकेलता है। तो ये काफी आपको ऐसे उदाहरण दिए हैं कि कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग जब नाव से उतरते हैं कितने ध्यान से उतरते हैं, क्योंकि हम आगे की तरफ हमें उतरना है, हम आगे की तरफ फोर्स लगा रहे होते हैं। तो जो नाव पर क्या होता है उतना ही बैक की तरफ फोर्स लगता है और वो पीछे हट जाती है। तो ये आपको देखिए, ये आप आगे लगा रहे हैं तो यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और यही हमारा बंदूक का देखा, गोली इधर जा रही है और आरोपित प्रतिक्षेपित बल इस साइड में। अब आपको एक और उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि यहाँ पे एक पहिए वाली गाड़ी पर दो बच्चों को खड़ा कर दिया है और उन्हें बालू से भरा थैला या कोई एक भारी वस्तु दी है। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें, तो क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक तार्क्षणिक बल का अनुभव करेंगे, बताइए। तो बच्चों ये जो आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये लोग एक पहिए वाली गाड़ी पर बच्चे खड़े हैं और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार उनको ये एक जो बालू से भरा थैला है इसको उनको एक दूसरे को थ्रो करना है। तो यहाँ पे आप इनका कि एक रिएक्शन जो देखने के लिए उन्होंने आपको कहा है कि यहाँ पे आप पहिए पर निशान लगा दें।
तो आप ये देखेंगे जब हम एक फोर्स से कोई चीज अगर हम आगे एक फेंक रहे हैं तो तीसरे नियम के अकॉर्डिंग जब हम जो चीज आगे फेंक रहे हैं तो जो जिस पर हम खड़े हैं वो हमें वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जैसे नाव का ही हमने देखा था। तो ये आपको एक छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से बता रहे हैं कि किस प्रकार आप जब कोई एक एक्शन करते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होता है। और फिर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब आप दोनों बच्चे एक बोर्ड पर हो जाए और दूसरे पर एक बच्चा रहे, तो अब हमारा जो F इजिकल टू एम है दूसरे नियम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसके एक्सेलरेशन पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा वहां पर जो वेट है मास है एक जगह इंक्रीज हो गया एक जगह कम हुआ। तो ये छोटे छोटे से आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं जिससे आप समझ सकें कि जो हमारे ये जो लॉस हमने 3 पढ़े हैं न्यूटन के, वो उनका कहीं ना कहीं हम जब एक कोई हमारा मोशन हो रहा होता है, कहीं हम फोर्स लगा रहे होते हैं, तो तीनों का कहीं नहीं हमें एक कोई रिलेशन देखने को मिलता है। तो आज जो पढ़ा इसके हम नोट्स देख लेते हैं। तो बच्चों गति का तृतीय नियम, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर ताड़ना बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने न्यूटन का तीसरा लॉ भी समझ लिया है। हमारा एक और सेशन होगा इस चैप्टर पर, तो वो हम नेक्स्ट उस हमारे टर्न में लेंगे। मिलते हैं फिर से, रिवाइज करते हुए। बाय।